Hello dear students, this is Mansoor Mustafa. In this video, we'll discuss the MCQs from the past papers for Cambridge O-Level and IGCSE Physics for the topic of kinetic model of matter. Now in this chapter, in this video, I'll also explain the questions from the topic of evaporation. So let's start. First of all, let's discuss the questions from the kinetic model of matter. Now, kinetic model of matter is about the different states of matter, their properties, and there are a few topics just like relationship of gases. So there will be the questions related to all these topics. So let's start with the first question. A gas in a container is fixed, of a fixed volume is heated. What happens to the molecules of the gas? अब देखिए, remember one thing कि whenever you are solving question, whenever you are answering any question, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को प्रॉपरली रीड करना है. आप जब तक स्टेटमेंट प्रॉपरली रीड नहीं करेंगे यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट. क्वेश्चन इज सेइंग दैट a gas in a container of fixed volume. It's mentioned कि जिस कंटेनर में आप गैस ले रहे हैं उस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स्ड है, दैट इज नॉट चेंजिंग. और फिक्स्ड वॉल्यूम के कंटेनर को आप हीट अप कर रहे हैं. अब बताएं कि गैस मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट होगा. अब देखिए, जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सो दैट डिपेंड्स कि जो जो आपको कंडीशंस गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट उसमें चेंज अकर होगी. नाउ इन दिस क्वेश्चन, अच्छा वन मोर थिंग बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, कि चाहे आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वेदर यू आर हीटिंग, वेदर यू आर कूलिंग, वॉल्यूम इज चेंजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, प्रेशर वेरी कर रहा है, रिमेंबर दिस थिंग, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल का साइज चेंज नहीं होता. ना तो मॉलिक्यूल का साइज लार्जर होता है ना ही वो डिक्रीज होता है. मींस के मॉलिक्यूल का जो साइज है इट रिमेन सेम. मॉलिक्यूल इटसेल्फ में उसके साइज में कोई वेरिएशन नहीं आती. ओवरऑल सब्सटेंस के वॉल्यूम में या उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जस्ट लाइक डेंसिटी, उनमें वेरिएशन आ सकती है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ जो जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट एक फिक्स्ड वॉल्यूम है जिसको हम हीट अप कर रहे हैं. अब हीट अप करने का मतलब यह है वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. नाउ जस्ट रिमेंबर कि देखिए, जब हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था तो एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब ये है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे गेन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. अब अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, पहले से फास्टर हो जाएगी. इट मीन्स कि अगर आप फिक्स्ड वॉल्यूम, आप वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे, तो अब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट फास्टर हो जाती है. नाउ एट दिस स्टेज यू माइट थिंक कि ऐसा भी तो होता है जब हम हीट अप करते हैं तो मॉलिक्यूल्स फर्दर अपार्ट मूव हो जाते हैं, देन व्हाई वी आर नॉट चूजिंग दिस ऑप्शन. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि देखिए, ये वॉल्यूम फर्दर अपार्ट तब होंगे अगर उन गैस को फर्दर वॉल्यूम, बिकॉज गैस की प्रॉपर्टी ये होती है कि आप जिस भी कंटेनर में फिल करते हैं पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है. नाउ उनको फर्दर मूव करवाने के लिए दे मस्ट रिक्वायर लार्जर वॉल्यूम, मतलब जो उनका करंट वॉल्यूम है उससे उनको लार्जर वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा कंटेनर का, ओनली देन दे कैन मूव फर्दर अपार्ट. बट इन दिस केस वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, दैट्स व्हाई वो फर्दर अपार्ट नहीं मूव करेंगे, जस्ट उनकी जो स्पीड है वो फास्टर हो जाएगी. दैट मीन्स के ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दे मूव फास्टर. Now the next question is that the diagram shows the inside of a refrigerator. When the refrigerator is first switched on, what happens to the air near to the cooling unit? आपने बताना है जब आप एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर को टर्न ऑन करेंगे फर्स्ट टाइम तो what will happen to the air near to the cooling unit. इस cooling unit के सराउंडिंग में जो एयर होगी उस पर क्या इफेक्ट होगा. अब फर्स्ट थिंग इज दैट आप स्विच ऑन करें एयर कंडीशनर को, दैट मीन्स के यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. ठीक है ना, आप किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है. इन दिस केस ये कूलिंग यूनिट है, ये कूल डाउन कर रहा है तो इट मीन्स के ये टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा. तो जिस तरह से टेम्परेचर के इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, सेम वे जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी. अब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो पहले से स्लो हो जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो टेम्परेचर होता है दैट रिलेट्स टू द
मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट उतनी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी कम हो जाएगी। अब मॉलिक्यूल की मूवमेंट कम होने का मतलब है इन प्रीवियस केस देयर वाज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, बट यहाँ पर बिकॉज देयर इज एन एयर सराउंडिंग, उससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान सेपरेशन है वो कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर टुगेदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर आना स्टार्ट हो जाएंगे दैट मीन्स के अब क्या होगा, ये जो डिक्रीज इन सेपरेशन है, ये सेपरेशन के डिक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोज आ रहे हैं, दे आर कमिंग क्लोजर, वो एक दूसरे से पैक्ड हो रहे हैं, तो जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर आते जाएंगे उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। या इन अदर वर्ड्स जस्ट रिमेंबर दिस की टर्म, ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि टेम्परेचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दिस केस टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, सो अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट, अब देखिए पार्टिकल्स ऑफ द एयर क्या होगा, they will move closer together because जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और उस टेम्परेचर के डिक्रीज होने से डेंसिटी ऑफ एयर पे क्या इफेक्ट होगा, इट विल इंक्रीज। दैट मींस के ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which diagram represents the change in arrangement of the molecules in a solid as substance melts। आपने ये बताना है कि एक सॉलिड है, जब आप सॉलिड को मेल्ट करें तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या चेंज अकर होगी। नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट ये जो गिवन ऑप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कौन सा सब्सटेंस है जो कि इनिशियल स्टेट में सॉलिड है, मींस के हाउ विल कम टू नो कि विच सब्सटेंस, विच मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन इज रिप्रेजेंटिंग द सब्सटेंस इन अ सॉलिड स्टेट। तो देखें जस्ट रिकॉल कि देखें जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होती है, अगर हम सॉलिड्स को देखें तो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, और उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है वो बहुत कम होती है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। दैट मींस के ये जो रेगुलर अरेंजमेंट और क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट है दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए सॉलिड। तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस को कंपेयर करें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, इसमें जो इनिशियल स्टेट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये तो हो गया इसकी इनिशियल स्टेट। उसके बाद अब हम आते हैं कि जब ये सॉलिड मेल्ट होगा, तो देखें जब सॉलिड मेल्ट होता है इट मींस के इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड स्टेट। तो अब हम देखते हैं कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो अब उसकी अरेंजमेंट क्या होगी। अब आप देखें अगर आप कंपेयर करें ए और बी को, तो जो बी में है मॉलिक्यूल्स आफ्टर बीइंग मेल्टेड, जो नेक्स्ट स्टेट है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है दे आर वाइडली स्पेस्ड, एक तो वो रैंडमली अरेंज्ड है प्लस दे आर वाइडली स्पेस्ड। तो ये जो वाइडली स्पेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं they are representing the molecules of gas state। ठीक है ना, this is not representing liquid because liquid के molecule randomly arranged तो होते हैं लेकिन उनके दरमियान इतनी ज्यादा spacing नहीं होती, they are not that much far away। ठीक है ना, that means के B ऑप्शन में जो next state है that is not a liquid state, that is a gas state। तो अगर B नहीं है तो definitely there will be a उसमें क्या है मींस के जब सॉलिड इज बीइंग मेल्टेड तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग लिक्विड स्टेट जिसमें मॉलिक्यूल्स जो रैंडमली अरेंज्ड है और उनके दरमियान देयर इज अ स्लाइटर स्पेसेस इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम गैस इज ट्रैप्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, द गैस इज कूल्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज केप्ट कांस्टेंट। अगेन आपको देखें जो स्टेटमेंट आपको गिवन है एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर है, क्लोज्ड कंटेनर का मतलब ये होगा कि उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है इट्स कांस्टेंट, इट्स नॉट चेंजिंग। अब यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं, प्रीवियस केस में आप गैस को हीट अप कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, इन दिस क्वेश्चन आप गैस को कूल डाउन कर रहे हैं। कूल डाउन करने का मतलब ये यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, अब जिस तरह इंक्रीज होने पे जो इफेक्ट हो रहे थे डिक्रीज होने पे जस्ट उसके ऑपोजिट होंगे। क्या ऑपोजिट होंगे कि मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब डिक्रीज हो जाएगी तो मींस के मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो स्लोअर हो जाएगी। दैट मींस के अगेन बिकॉज वॉल्यूम गैस का कांस्टेंट है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के ना तो क्लोजर आएंगे ना फार अवे मूव करेंगे। अगर हीट अप करते और वॉल्यूम चेंज हो रहा होता तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से फार अवे मूव करते। सेम लाइक ऑन कूलिंग, अगर वॉल्यूम में वेरिएशन आ रही होती तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर आते हैं। बट इन दिस केस अगेन वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, इट मींस के मॉलिक्यूल की जो सेपरेशन है
उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इस कूल डाउन करने से मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स के नाउ दे विल मूव मोर स्लोली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas in a sealed container of a constant volume. Again यहाँ पर भी देखें आपको वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। The gas is heated and the pressure of gas on the walls container increases. अब यहाँ पर आपको प्रेशर की भी इन्वॉल्वमेंट है। अब हम देखते हैं, एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द गैस है, उसको आप हीट अप करें, इट मींस के यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इस प्रेशर इंक्रीज होने का गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, नाउ अब देखें, जस्ट रिकॉल व्हेन वी डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ गैसेस, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर दें तो प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर। इसका मतलब ये है, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड होगा तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगी। नाउ इन दिस केस प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए प्रेशर के इंक्रीज होने सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से प्रेशर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगी तो इसका इफेक्ट ये होगा कि मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करेंगे विद दीज वॉल्स, उनकी जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है, या जितने टाइम्स वो हिट करेंगे वॉल्स को, उनकी वो नंबर ऑफ कोलिजन्स पहले से इंक्रीज हो जाएंगे। जब वो कूल गैस थी दे वर कोलाइडिंग लेस फ्रीक्वेंटली, लेकिन जब उसको हीट अप किया विद अ फिक्स्ड वॉल्यूम, नाउ व्हाट्स हैपनिंग कि उनकी जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है दैट इज बीइंग इंक्रीज्ड। मतलब अब क्या होगा, वो जो वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे वो पहले से ज्यादा करेंगे। दैट मींस कि दे विल कोलाइड, दे हिट द कंटेनर more frequently. That's why option C is the correct one. Now moving to the next question. A piston is supported by a gas trap in a cylinder. A weight is put on the piston. अब आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, वेट पुट करने से क्या होगा, गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इज गैस सपोर्टिंग द पिस्टन डिक्रीजेस बट द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज अनचेंज्ड। अब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वॉल्यूम फिक्स था, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहे थे। नाउ इन दिस क्वेश्चन क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम के डिक्रीज होने से प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अब आप देखें वॉल्यूम तो जो है दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, बट जो टेम्परेचर है इट्स नॉट चेंजिंग, इट्स फिक्स्ड। तो अगर टेम्परेचर फिक्स्ड होगा तो टेम्परेचर रिलेट करता है मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है, उनकी स्पीड होती है। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा दैट मीन्स के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है, उनकी जो स्पीड है, उनकी जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। दे विल मूव विद द सेम वेलोसिटीज। ठीक है ना। अब अगर सेम वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगे तो सिर्फ डिफरेंस कहां पर आएगा, डिफरेंस आएगा प्रेशर में। किस तरह प्रेशर में डिफरेंस आएगा, अब आप देखें, प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर दे आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहां पर भी यही हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम के डिक्रीज होने से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने का मतलब ये है दे विल हिट द पिस्टन मोर फ्रीक्वेंटली। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, उनकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, स्पीड उनकी सेम होगी। जस्ट बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, उनको कम रूम मिल रहा है टू मूव अराउंड, जिसकी वजह से उनकी जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो पहले से ग्रेटर हो जाएगी। दैट मींस के ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम के डिक्रीज होने से मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दे विल हिट द पिस्टन मोर फ्रीक्वेंटली। अब ये पिस्टन को भी मोर फ्रीक्वेंटली हिट कर सकते हैं, सेम लाइक जो कंटेनर की वॉल्स होंगी उनको भी मोर फ्रीक्वेंटली हिट करेंगे। ठीक है, बट बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास पिस्टन यही अवेलेबल है, दैट्स व्हाई वी हैव चोजन दिस ऑप्शन। Now moving to the next question. The diagram shows a flask containing air. The air is trapped by a drop of the oil in the narrow tube. ठीक है, inside the tube यहाँ पर air है, एक oil drop है जो जिसने इस air को trap किया हुआ है। ठीक है, now when the flask is heated the oil drop rises। ठीक है ना। अब देखें जाहिर सी बात है, जब आप हीट अप करेंगे मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की मूवमेंट फास्टर होने की वजह से ऑयल ड्रॉप क्या करेगा, राइज करेगा इन द ट्यूब। ठीक है, अब आपने बताना है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मींस के आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स 3 होंगी करेक्ट होंगी, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो आपने बतानी है। अब देखते हैं होगा क्या। नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट आप सब्सटेंस को हीट अप करें, हीट अप करने का मतलब ये होगा
कि जो है सब्सटेंस की जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने का मतलब है दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। वो अगर ऑयल ड्रॉप को ऊपर की तरफ राइज करवा रहे हैं, दैट मींस कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ऑप्शन ए जो है, मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग क्लोजर टुगेदर, द एयर मॉलिक्यूल्स ईच गेट लार्जर। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि चाहे आप हीट अप करें चाहे आप कूल डाउन करें, मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ना तो साइज इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा। इट मींस कि हमने एक इनकरेक्ट ऑप्शन पहले ही फाइंड कर लिया। अब हम बाकी ऑप्शंस को भी जस्ट हम चेक कर लेते हैं कि वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब ऑप्शन बी है, द एयर मॉलिक्यूल्स हिट द कंटेनर विद ग्रेटर फोर्स। तो डेफिनेटली जब उनकी स्पीड फास्टर होगी तो डेफिनेटली दे विल हिट विद द वॉल ऑफ द कंटेनर विद द ग्रेटर फोर्स, जिस तरह हमने प्रीवियस केस में देखा। तो दैट मींस कि ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। The air molecules move faster, so as temperature is increasing, heat करने का मतलब है temperature increase हो रहा है, temperature increase करने का मतलब है molecules की speed भी faster हो जाएगी। तो it means कि C option भी correct है। Same like जो D है, air molecules move farther apart, so again this is also true। जब भी आप substance को heat up करते हैं उसका volume increase होता है, अगर उसके पास availability है तो volume easily increase हो जाएगा और molecule जो है farther apart move कर जाएंगे। In this case air oil drop जो है ऊपर की तरफ rise कर रहा है, that means that this is an evidence that volume is increasing, means that molecules they are moving further apart. So it means that your option be correct. So now the incorrect option is A, the molecules each get larger. Now the next question is that at a constant temperature a solid has a fixed shape and fixed volume, ठीक है ना। एक solid तो है जिसका fixed shape और fixed volume है। Which would describe the shape of a volume and shape and the volume of a liquid at constant temperature। मतलब solid का तो ये volume fixed और shape और volume दोनों fixed होते हैं। But what about liquid? Liquid क्या होता है? So just recall when we discuss the properties of three states, तो देखिए liquid की property होती है they take the shape of the object but fixed volume। मतलब ये liquid का volume तो fixed होता है लेकिन उनका shape fixed नहीं होता। आप जिस भी कंटेनर में liquid को fill करते हैं उसी कंटेनर का shape occupy कर लेते हैं। That means कि जो liquid होते हैं उनका जो shape होता है that is not fixed, whereas उनका जो volume होता है that is fixed। So option C is the correct one। Now the next question is that when a gas in a container of a fixed volume is heated, again आप देखें fixed volume of the container है जिसको आप heat up करें, pressure of gas increases। Which statement explains this? आपने इस pressure के increase होने का जो behavior है वो आपने बताना है। So अब आप देखें volume fixed है, pressure increase हो रहा है। So just recall कि अगर एक fixed volume प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन क्या होता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है। ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा था। इट मींस कि अगर आप गैस को हीट अप कर रहे हैं तो दैट मींस कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उस गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है। अब हम देखते हैं कि अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अगेन जिस तरह हमने पहले आंसर किया था, अगर गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड होगा तो प्रेशर के इंक्रीज होने से जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस के नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगी तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सो दे विल कोलाइड विद द वॉल्स मोर फ्रीक्वेंटली, ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उनकी मूवमेंट फास्टर हो जाएगी और प्रेशर के इंक्रीज होने से उनकी जो नंबर ऑफ कोलिजन्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ next question is that a student has 3 sealed plastic bags. One bag is full of the gas, one is liquid, and one is of the solid. The student squeezes each bag to see if it changes shape and warms each bag if it expands. Which bag contains gas? आपने बताना है कि 3 बैग्स हैं, एक में लिक्विड है, एक में सॉलिड है, एक गैस में। आप स्टूडेंट उसको कंपेयर करने के लिए कि विच बैग कंटेंस गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, वो क्या कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको स्क्वीज कर रहा है। स्क्वीज करने के बाद उनको हीट अप कर रहा है। तो अब आपने बताना है ऑन दैट बेसिस, ये आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, ऑन दैट बेसिस हाउ विल यू डिटरमाइन कि कौन सा बैग होगा जिसमें गैस होगा। अब पहले बात कर लेते हैं स्क्वीजेस की। अब देखिए जस्ट रिमेंबर कि व्हेन वी डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेशन, तो गैसेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। जब आप गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दे आर इजीली कंप्रेस्ड। इसका मतलब है अगर आप इसको स्क्वीज कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा स्क्वीज हो रहा है, जो सबसे ज्यादा शेप अपना चेंज कर रहा है, इजीली शेप चेंज कर रहा है, दैट विल कंटेन गैस, ठीक है। और हीट अप करने का मतलब ये होगा कि
कि जिसमें सबसे ज्यादा मींस के हीट का इफेक्ट हो रहा है, दैट कंटेन्स गैस, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स दे आर ऑलरेडी मूविंग, उनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मींस कि उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. सो हाउ विल यू डिटरमाइन कि कौन सा गैस होगा? द वन विच चेंजेस द शेप इजीली एंड एक्सपेंड्स द मोस्ट व्हेन हीटेड, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी फ्रीली मूविंग होते हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो दे विल एक्सपेंड. ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होते हैं एज कंपेयर्ड टू सॉलिड एंड लिक्विड. सो दैट कंटेनर, दैट बैग विल कंटेन द gas. Now moving to the next question, which row correctly describe the shape and volume of a gas? अब previous question हमने लिक्विड को डिस्क्राइब किया था, अब हम गैस को डिस्क्राइब करते हैं. तो देखें गैस, अगेन अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो गैस की प्रॉपर्टीज ये होती हैं, गैस जो होते हैं ना तो उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स्ड शेप होता है. आप जिस भी कंटेनर में गैस को फिल करते हैं वो उस कंटेनर का वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेती है और उस कंटेनर का शेप भी ऑक्यूपाई कर लेती है. दैट मींस के गैस का ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स शेप होता है. दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज केप्ट एट कांस्टेंट प्रेशर. अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड इट्स मॉलिक्यूल्स? प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपने बताना वॉल्यूम पे. सो जस्ट रिकॉल द रिलेशनशिप एट कांस्टेंट प्रेशर. क्या रिलेशनशिप होता है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दे आर आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड. मतलब ये अगर आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर इज रेस्ट, इट मींस के टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इट मस्ट इंक्रीज. ठीक है ना, ये हो गया इंक्रीज. अब हम आते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. तो देखिए टेम्परेचर के इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग फर्दर अपार्ट. ठीक है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जो उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से दे विल मूव फर्दर अपार्ट. अब यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम वेरी कर है तो उनको एक स्पेस मिल रही है, एक रूम मिल रहा है जिससे वो फर्दर अपार्ट मूव कर सकते हैं. तो दैट मीन्स के वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड मॉलिक्यूल्स विल फर्दर अपार्ट. दैट मीन्स के ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. Now the next question, air is heated in a sealed container with a constant volume. Again, एयर को आप हीट अप कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ. व्हाई डज द एयर प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर? अब देखिए ये तो अब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन अब अपने रीजन बताना है कि वो प्रेशर इंक्रीज क्यों होगा. सो प्रेशर डेफिनेटली इंक्रीज इसलिए होगा बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वॉल्स के साथ मोर फ्रीक्वेंटली हिट करेंगे, वो पहले से ज्यादा हिट करेंगे, बाउंसिंग बैक उनकी ज्यादा होगी, तो बाउंसिंग बैक की वजह से क्या होगा? उनका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा. Now the next question is that a gas is enclosed in a container of fixed volume. It gains heat energy from the external source. What happens to the gas molecules? Again आप देखें volume fixed है, it gains heat energy from external source. It means उसका temperature increase हो रहा है. जब temperature increase होता है तो molecule की जो kinetic energy increase हो जाएगी. लेकिन again volume fixed है, so they will not move further apart. But what will happen? They move faster inside the container. सिर्फ उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से उनकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, लेकिन बिकॉज वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम फिक्स्ड है, जिसकी वजह से उनको फर्दर रूम नहीं मिलेगा, सो दे विल नॉट मूव फर्दर अपार्ट. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन इन दिस केस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a fixed mass of a gas is enclosed in a cylinder by a movable piston. The piston is moved so that volume occupied by the gas increases. The temperature remains constant. आपने बताना है एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, देयर इज अ मूवेबल पिस्टन, इस पिस्टन को मूव करने से इसका वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम इस तरह चेंज हो रहा है कि जो टेम्परेचर है दैट इज नॉट चेंजिंग, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब ये मॉलिक्यूल की जो स्पीड है, उनकी जो मूवमेंट है वो सेम रहेगी. अब हम देखते हैं कि जब ये पिस्टन चेंज होगा, मूवेबल पिस्टन, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अब होगा क्या? गैस वॉल्यूम पिस्टन को अगर आप मूव करें तो आप पिस्टन को देखें आउटवर्ड मूव करें, अकॉर्डिंग टू द गिवन डायरेक्शन पिस्टन इज बीइंग मूव्ड आउटवर्ड. तो जब ये पिस्टन आउटवर्ड मूव होगा दैट मींस कि इसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है.
अब हम देखते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब हम देखते हैं मींस के टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। तो अब आप देखिए दिस इज द रिलेशनशिप एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली रिलेटेड। दैट मीन्स इन दिस केस अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या होगा, इट्स मस्ट डिक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम तो हो गया डिक्रीज, और उसका रीजन क्या है, रीजन बिकॉज मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द पिस्टन लेस फ्रीक्वेंटली। अब आप देखें पिस्टन अगर आउटवर्ड मूव कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल रही है, तो ज्यादा स्पेस मिलने का मतलब ये, अब देखें उनकी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ उनको ज्यादा स्पेस मिलने की वजह से वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उनकी जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे विद द पिस्टन या फिर वॉल्स वो डिक्रीज हो जाएंगी। सो दिस इज द रीजन, द प्रेशर डिक्रीज होने का रीजन क्या है, उनकी जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी वो डिक्रीज होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट when a gas is rapidly compressed to a smaller volume its temperature increases, what happens to the gas molecules। आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो गैस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सो गैस मॉलिक्यूल के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट ये होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है दे विल मूव क्लोजर टुगेदर, और उनकी जो एवरेज स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। एवरेज स्पीड रिलेट करती है टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज स्पीड इंक्रीज होगी, और गैस को अगर आप कंप्रेस करें इट मींस का मॉलिक्यूल को कम रूम मिल रहा है, नाउ दे विल कम क्लोजर टुगेदर। मींस के इन दिस केस जो मॉलिक्यूल क्लोजर टुगेदर आ रहे हैं वो टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से नहीं आ रहे, बट किस वजह से डिक्रीज आ रहे, क्लोजर टुगेदर आ रहे हैं, बिकॉज आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, आप उसको कम रूम दे रहे हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दे विल मूव क्लोजर टुगेदर, और उनकी जो एवरेज स्पीड है वो इंक्रीज होगी बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। Now next question, according to the kinetic theory matter is made of very small particles in a constant state of motion, which row base describes the particle behavior of a liquid state। लिक्विड स्टेट में आपने बताना है कि फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स क्या होंगी और मोशन ऑफ द पार्टिकल क्या होंगी। सो अगर हम कंपैरेटिवली देखें लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक नहीं होती, तो वी कैन से दैट स्ट्रांग इनफ। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग सॉलिड्स की तरह नहीं होती, लेकिन बहुत ज्यादा वीक भी नहीं होती गैसेस की, और उनकी जो मूवमेंट होती है दैट वो रैंडमली तो मूव कर रहे होते हैं, बट वो रैंडमली इस तरह मूव करते हैं कि वो सिर्फ विद इन द लिक्विड मूव करते हैं। दैट्स व्हाई उनकी जो मोशन को हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेट बट आर फ्री टू मूव विद इन द पोजीशन। मतलब वो अपने लिक्विड स्टेट से बाहर तो नहीं जाते, लेकिन विद इन द लिक्विड स्टेट वो मूव करते रहते हैं। सो दिस इज डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ लिक्विड। Now the next question is that a balloon filled with the air is gently heated. What happens to the mass and density of the air inside the balloon? आपने बताना है आप उस बलून को जेंटली हीट अप कर रहे हैं, उसके मास पे और डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। सो रिमेंबर वन थिंग कि मास जो होता है वो टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से चेंज नहीं होता, मास रिमेन सेम। इसका मतलब है चाहे आप गैस को हीट अप करें चाहे कूल डाउन करें, किसी भी सब्सटेंस को, चाहे नॉट ओनली गैस, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उसके मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो मास विल रिमेन सेम। और डेंसिटी एज वी डिस्कस के डेंसिटी और टेम्परेचर दे आर इनवर्सली रिलेटेड। जहां पर डेंसिटी इंक्रीज होती है वहां पर मींस के जहां टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। सो इन दिस केस आप सब्सटेंस को हीट अप करें, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो दैट मींस के मास रिमेन सेम एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which row explains why a liquid has a fixed volume but does not have a fixed shape। आपने बताना है कि लिक्विड, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, आपने रीजन बताना है। अब देखिए अगर हम इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस अगर हम कंपेयर करें तो लिक्विड की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, सो दे आर मींस के सॉरी जो मॉलिक्यूलर स्पेसिस फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो सॉलिड की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं होती, बट वो इतनी वीक भी नहीं होती कि वो फ्रीली मूव कर ले। तो वी कैन से दैट दे आर लार्जर इनफ या यू कैन से स्ट्रांग इनफ, वो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखती हैं, जिसकी वजह से जो उनका वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता। आप चाहे किसी भी कंटेनर में लिक्विड को फिल करें उनका वॉल्यूम वही रहेगा, वो विद इन द लिक्विड सिर्फ मूव करते रहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ये हो गया इनकी जो होता है मींस के वॉल्यूम उनका फिक्स इसलिए होता है। अब अगर हम शेप की बात करें तो शेप इसलिए
चेंज होता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अब आप देखें विद इन द लिक्विड दे कैन मूव, तो विद इन द लिक्विड मूव कर सकते हैं, तो लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में फिल करेंगे, सो दैट मीन्स के मॉलिक्यूल्स को उसी तरह की एक स्पेस मिल जाएगी मूव करने के लिए, तो दैट्स वाई उनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं रह पाता, जस्ट लाइक सॉलिड्स विद इन द लिक्विड, जिस भी कंटेनर को आप लिक्विड को फिल करते हैं जिस भी कंटेनर में, वो उसी कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दैट मीन्स के जो उनका रीजन होता है शेप फिक्स ना होने का, वो ये होता है कि दे कैन मूव थ्रू आउट द लिक्विड, वो सॉलिड की तरह फिक्स नहीं होते, थ्रू आउट द लिक्विड मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शेप को मेंटेन नहीं कर पाते, शेप को फिक्स्ड नहीं रख पाते। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस, कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि दोनों के लिए सेम है। अब देखिए ए है दे ऑलवेज फिल द कंटेनर, ये गैसेस की तो है लेकिन लिक्विड्स की नहीं है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स को तो हम कह सकते हैं लेकिन गैसेस आर कंप्रेसिबल। दे कैन फ्लो, यस ये दोनों की प्रॉपर्टी है, फ्लो कर सकते हैं। हम डी को भी देखते हैं, दे हैव मॉलिक्यूल्स इन अ फिक्स पोजीशन, तो ये ना तो लिक्विड्स की है ना गैसेस की है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। दैट मींस के दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस, दे कैन फ्लो, दोनों फ्लो कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है ना, लिक्विड्स और गैसेस को कलेक्टिवली हम कहते हैं फ्लूइड्स। क्यों फ्लूइड्स कहते हैं? बिकॉज उनकी ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये फ्लो कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when a metal bar is heated, आप मेटल बार को हीट अप करें तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब देखें जब मेटल बार को आप हीट अप करें, इट मींस कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अब आप देखें जब टेम्परेचर हीट अप करने का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है average separation between molecules increases. Remember this thing as we discussed in the first question कि molecule का जो size होता है that does not change, वो fix रहेगा, लेकिन सिर्फ molecules की जो vibration greater हो जाती है, vibration या उनकी जो movement faster हो जाती है, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं वो लार्जर होने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप किसी भी सब्सटेंस को जब आप हीट अप करते हैं तो ओवरऑल उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, सब्सटेंस जो होता है वो मींस के लार्जर हो जाता है अपने ओरिजिनल साइज से, लेकिन जो मॉलिक्यूल का साइज है वो सेम रहता है। तो दैट मींस के क्या होगा, मींस के जब आप हीट अप करें डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है बार का वो लार्जर हो जाएगा, जिसकी वजह से वी कैन से दैट मेकिंग द बार लॉन्गर। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। Now next question, a fixed mass of a gas at constant temperature is compressed to reduce its volume. Mass change नहीं हो रहा, temperature constant है, आप उसको compress करें मीन्स कि you are increasing the pressure और उसके साथ उसका volume reduce हो रहा है। How do the molecule of gas now strike the wall of the container? किस तरह कंटेनर अब जो उनकी जो मॉलिक्यूल की जो हिटिंग होगी वॉल के साथ वो किस तरह होगी। अब आप देखें अगेन जस्ट रीड द स्टेटमेंट करेक्टली। अब आप देखें स्टेटमेंट आपको क्या क्या गिवन है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये है मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी, अब चेंज नहीं होगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर चेंज होगा तो ही मॉलिक्यूल्स की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी या उनकी जो स्पीड है वो चेंज होगी। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स के ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो सेम होगी, उनकी वेलोसिटी सेम होगी, वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं उनकी जो है वॉल्यूम के इंक्रीज होने के साथ क्या होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब ये सॉरी कंप्रेस करने का मतलब है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब है वॉल्यूम रिड्यूस होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है दैट मींस के प्रेशर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब ये मॉलिक्यूल्स मोर फ्रीक्वेंटली हिट करेंगे। ठीक है ना, टेम्परेचर प्रेशर रिलेट करता है नंबर ऑफ कोलिजन्स को। अब वो मोर फ्रीक्वेंटली हिट तो करेंगे लेकिन उनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो दैट मींस के दे विल हिट द walls with more often या more frequently but with the same velocity, उसके velocity में कोई भी change नहीं आएगा। ठीक है, now next question, a quantity of gas is trapped in a container by a piston exerting a force F. The temperature of the gas is raised while F remains unchanged. ठीक है, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करें लेकिन इस फोर्स को आप कांस्टेंट रख रहे हैं।
फोर्स को कांस्टेंट रखने से अब देखते हैं अब क्या इफेक्ट होगा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपने बताना है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इस पे ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कीपिंग दिस फोर्स कांस्टेंट। अब आप देखें जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब है मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग विद द फास्टर स्पीड्स। अब फास्टर स्पीड्स को जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उस इस वॉल्यूम में कंटेन करने के लिए उनको लार्जर फोर्स रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज फोर्स रिलेट करती है स्पीड के साथ, मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटीज के साथ। अब अगर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उस सेम वॉल्यूम में उनको कंटेन करने के लिए फोर्स भी लार्जर रिक्वायर्ड होगी। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम फोर्स को चेंज नहीं कर रहे, फोर्स इज सेम। अब अगर फोर्स सेम होगी और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फास्टर हो जाएगी, उनकी स्पीड फास्टर हो जाएगी, दैट मींस के ये जो पिस्टन है दैट विल मूव आउटवर्ड। ये जब आउटवर्ड मूव करेगा तो इस मींस के अब इसका जो गैस का वॉल्यूम है वो पहले से इंक्रीज होने लगेगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा तो अब रिजल्ट क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स गेट लार्जर, मॉलिक्यूल्स लार्जर नहीं होंगे, बट व्हाट विल हैपन, गैस, आपने बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, गैस एक्सपेंड, सिर्फ जो ओवरऑल गैस का वॉल्यूम है वो लार्जर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, वी कैन से दैट गैस एक्सपेंड्स, उसके मॉलिक्यूल एक्सपेंड नहीं होंगे। जिस तरह ऑप्शन बी में गिवन है मॉलिक्यूल्स गेट्स लार्जर, मॉलिक्यूल तो सेम रहेंगे लेकिन ओवरऑल गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वी कैन से दैट गैस एक्सपेंड्स। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी और डी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई दे आर नॉट ट्रू। अब देखिए ऑप्शन सी में पिस्टन रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, तो एस पिस्टन उस वक्त सेम पोजीशन में रहता कि जितनी स्पीड इंक्रीज हो रही है उस अमाउंट के साथ फोर्स भी इंक्रीज होती, देन वी कैन से दैट पिस्टन अपनी जगह पर रहता। बट एज फोर्स इज नॉट चेंजिंग तो इन स्पीड को ओवरकम करने के लिए लार्जर फोर्स रिक्वायर्ड होगी, तो ये फोर्स उनको ओवरकम नहीं करेगी, दैट्स व्हाई पिस्टन कैन मूव आउटवर्ड। ठीक है, डी ऑप्शन है स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीज तब होती है जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मॉलिक्यूल की स्पीड इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ लिक्विड इज हीटेड, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपने बताना है कौन सी इनकरेक्ट है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा, बिकॉज आपको एक ऐसी स्टेटमेंट गिवन है जिससे आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वो इनकरेक्ट होगी, कौन सी होगी, गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड, मॉलिक्यूल कभी भी एक्सपेंड नहीं होते। ठीक है ना, ये तो हो गई इनकरेक्ट। अब हम देखते हैं जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स है वो कैसे ट्रू है। अब देखें जब आप सब्सटेंस को हीट अप करें वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करने का मतलब है वो फास्टर मूव करने लगेंगे, फास्टर मूव करने का मतलब है दे विल मूव फर्दर अपार्ट। आप फर्दर अपार्ट मूव करने का मतलब ये, अब देखें आपको जो तीन ऑप्शंस गिवन है जिसमें ऑप्शन बी है मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी, यस दैट्स ट्रू। ऑप्शन सी इज द मॉलिक्यूल मूव फर्दर अपार्ट, यस दैट्स आल्सो ट्रू। इसी तरह मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, दैट इज आल्सो ट्रू। इट मींस के हमने कंपेयर करके भी हम बता सकते हैं कि ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ओके, now next question, which row describes the molecular structure of a liquid, liquid का molecular structure कौन सा जो है किस तरह होता है, distance between molecules, motion of the molecules और strength and force means के जो force intermolecular forces होती हैं। अब आप देखें लिक्विड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टुगेदर और मोशन उनकी रैंडम होती है, स्टेशनरी नहीं होती, रैंडम मोशन मूव कर रहे होते हैं, और फोर्सेस को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं होती, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फेयरली स्ट्रॉन्ग। सो ऑप्शन बी इज रिप्रेजेंटिंग द बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following correctly compares the forces between the molecules and steam, water and ice। आपने बताना है वीक फोर्स कहाँ पर होंगी और स्ट्रॉन्गर फोर्स कहाँ पर होंगी। तो अब आप देखें आपको तीन स्टेट्स गिवन है, स्टीम, वाटर एंड आइस। स्टीम इज अ गैसेस स्टेट, वाटर लिक्विड स्टेट, आइस इज अ सॉलिड स्टेट। तो वीकेस्ट फोर्स सबसे किसमें होती है, गैस स्टेट में, दैट मीन्स के वीकेस्ट फोर्स किसमें होंगी, स्टीम में। उसके बाद इंटरमीडिएट होंगी वाटर में विच इज द लिक्विड स्टेट, और सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें होंगी, आइस में विच इज द सॉलिड स्टेट। इट मीन्स के ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, स्टीम, वाटर एंड आइस। Next question, a substance consists of a particles that are close together and moving past each other at a random. The average speed of particles is gradually increasing. What base describe the substance? आपको एक प्रॉपर्टी गिवन है और एक ऑपरेशन गिवन है। क्या है मतलब, आपको एक प्रॉपर्टी क्या गिवन है, सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर क्लोजर टुगेदर और वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये हो गई उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी।
और उसका जो टेम्परेचर है, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। तो पहले तो आपने बताना है वो सब्सटेंस कौन सा है, मतलब कौन सी स्टेट है सब्सटेंस की, फिर आपने बताना है वो कौन सा ऑपरेशन उसके पर परफॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से उसकी एवरेज स्पीड चेंज हो रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि वो सब्सटेंस कौन सा, मतलब सब्सटेंस की कौन सी स्टेट होगी। तो देखिए जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दैट आर क्लोज टुगेदर। क्लोज टुगेदर किसमें होते हैं, या तो वो सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है। अब अगर हम कंपेयर करें लिक्विड्स और सॉलिड्स को, तो सॉलिड्स की जो अगर मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स आप देखें, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे जस्ट वाइब्रेट एट देयर पोजीशंस, लेकिन यहाँ पर जो गिवन है दे आर मूविंग पास्ट ईच अदर एट अ रैंडम स्पीड, या आप कह लें एट अ रैंडम। तो रैंडमली कौन से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड नॉट सॉलिड्स। दैट मीन्स के जो सब्सटेंस होगा उसकी स्टेट कौन सी होगी, दैट इज ए लिक्विड। ये हमने डिसाइड कर लिया फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टीज के सब्सटेंस कौन सा है, कौन सी स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में। अब हम देखते हैं कि अगर उसकी जो एवरेज स्पीड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है तो कौन सा ऑपरेशन है जो उसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है। तो देखिए एवरेज स्पीड रिलेट करती है, किसको रिलेट करती है, रिलेट करती है टेम्परेचर को। तो अगर एवरेज स्पीड इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स के टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सब्सटेंस का। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब ये है आप उस लिक्विड को हीट अप कर रहे हैं। सो क्या होगी प्रॉपर स्टेटमेंट, अ लिक्विड बीइंग हीटेड। लिक्विड है वो हमें कैसे पता चला, इनकी प्रॉपर्टीज से। और हीटेड होने का कैसे पता चला, बिकॉज इट्स एवरेज स्पीड इज इंक्रीजिंग। Now we move to the next part of this chapter. This is, you can say that, an additional part of the chapter for your CI syllabus, because this is actually the not the part of this topic, but in CI this is the part of the thermal physics, and mostly we cover this topic in with the kinetic theory. So अब हम move करते हैं कि ये evaporation क्या होता है और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस। थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं कि एवापोरेशन होता क्या है। अब देखें, जस्ट कंसीडर एक लिक्विड है। अब अगर दिस इफ दिस लिक्विड इज बीइंग एक्सपोज्ड टू द सनलाइट या किसी भी हीट सोर्स से एक्सपोज्ड होगा, तो व्हाट विल हैपन, जब हीट इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ेगी, हीट का जो इफेक्ट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर होगा। और इफेक्ट क्या होगा इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, देखें हीट का मतलब है, हीट क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है मॉलिक्यूल की जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है वो मूव कर जाएगी। तो मींस के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। जब उनके ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी गेन करने का मतलब है दे विल बिकम मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू द लोअर मॉलिक्यूल। जो नीचे की जो मॉलिक्यूल्स है उनसे इन मॉलिक्यूल की जो एनर्जीज हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। कौन सी एनर्जीज, इंटरनल काइनेटिक एनर्जीज। तो इस काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट ये होगा कि दीज मॉलिक्यूल्स विल एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, बिकॉज अब इनकी जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है वो जो लोअर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स अपने लिक्विड सरफेस से एस्केप आउट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस से एस्केप आउट हो जाते हैं बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी, या जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसके इंक्रीज होने से, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड evaporation। क्या होता है, the process in which more energetic molecule escape the liquid surface in the form of vapors। तो ये प्रोसेस जो होता है that process is called evaporation। अब हम देखते हैं इस evaporation के कुछ इफेक्ट्स और कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखिए ये जो evaporation होती है, evaporation क्यों आकर होती है, बिकॉज जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग। मींस के अब देखें सरफेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी कहां से मिल रही है, वो एनर्जी जो कि ये सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अगर ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है या आप ये कह लें अमाउंट ऑफ हीट है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज हीट की प्रॉपर्टी होती है इट फ्लोज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू द लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। अगर लिक्विड है कहीं पे भी एक्सपोज है तो इस कंडीशन में लिक्विड का टेम्परेचर सराउंडिंग से लोअर होगा। तो व्हाट विल हैपन, सराउंडिंग की जो हीट है वो ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके एस्केप आउट हो जाएंगे, इट मींस कि अब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है या उसके जो अमाउंट ऑफ हीट है वो रिड्यूस हो जाएगा। उस अमाउंट ऑफ हीट के रिड्यूस होने से एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा सराउंडिंग में कि अब बिकॉज टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो व्हाट विल हैपन, there will be the
कूलिंग इन द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो पहले से डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स के जहां पर भी एवापोरेशन अकर होती है इट कॉजेस कूलिंग इन द सराउंडिंग, मीन्स के एवापोरेशन का एक इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट, ठीक है ना। ये कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है? बिकॉज जो एवापोरेशन जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से सराउंडिंग में अमाउंट ऑफ हीट है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई सराउंडिंग में कूलिंग कॉज हो जाती है। अब हम आते हैं कुछ फैक्टर्स जिन पर ये रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड करती है। मतलब रेट ऑफ एवापोरेशन का मतलब होता है कितना फास्ट, कितना क्विकली ये मॉलिक्यूल एवापोरेट करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और देखते हैं कि उन पे किस तरह ये रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड करता है। नाउ वेरी फर्स्ट फैक्टर इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अब देखते हैं कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पर ये रेट ऑफ एवापोरेशन कैसे डिपेंड करेगा। नाउ रेट ऑफ एवापोरेशन जो होती है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर। मतलब ये अगर लिक्विड का टेम्परेचर लार्जर होगा तो वहां पर, या आप ये कह लें लिक्विड का टेम्परेचर ग्रेटर होगा तो लिक्विड में जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो भी ज्यादा होगा। जितना टेम्परेचर लिक्विड का ज्यादा होगा उसमें रेट ऑफ एवापोरेशन उतना ज्यादा होगा। जस्ट कंसीडर टू लिक्विड कंटेनर्स, दोनों का साइज सेम है, अमाउंट ऑफ लिक्विड भी सेम है, बट एक का टेम्परेचर लोअर है, एक का हायर है। तो जिसका टेम्परेचर, जिस कंटेनर का टेम्परेचर हायर है, इसमें जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो इस वाले सब्सटेंस से, जो लोअर टेम्परेचर वाले लिक्विड से ज्यादा होगा। इसमें क्विकली मॉलिक्यूल एवापोरेट करेंगे एज कंपेयर टू दिस लिक्विड। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अब देखते हैं सरफेस एरिया पर किस तरह डिपेंड करता है। नाउ अगेन सरफेस एरिया के साथ भी रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है। मतलब ये अगर हम कंपेयर करें दो लिक्विड्स को, एक जिसका स्मॉलर एक्सपोज सरफेस एरिया है, दूसरा जिसका लार्जर एक्सपोज सरफेस एरिया है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ एवापोरेशन उतना ज्यादा होगा। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? देखें, एवापोरेशन कहाँ कर होती है? एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। दैट मीन्स के सरफेस के ऊपर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल एक्सपोज्ड होंगे वो जल्दी एनर्जी गेन करेंगे, वो उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे। दैट मीन्स के वो मॉलिक्यूल्स क्विकली एवापोरेट करें। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों सरफेसेस को कंपेयर करें, लेट्स अज्यूम कि इसकी सरफेस पे 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और इसकी सरफेस, बिकॉज ये सरफेस लार्जर है सरफेस एरिया, सो माइट बी इसकी सरफेस के ऊपर 500 मॉलिक्यूल्स हो। सो डेफिनेटली अगर सेम टाइम पे 500 मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि इसका जो रेट ऑफ एवापोरेशन होगा वो इस सब्सटेंस से जिसका एक्सपोज एरिया कम है इससे ग्रेटर होगा। तो दैट मीन्स के जितना सरफेस एरिया लिक्विड का लार्जर होगा एक्सपोज सरफेस एरिया, उसमें रेट ऑफ एवापोरेशन उतना ज्यादा होगा। नाउ द थर्ड फैक्टर जिस पे रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड करती है दैट इज द विंड। विंड पे किस तरह डिपेंड करती है? जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी रेट ऑफ एवापोरेशन उतनी ज्यादा होगी। मींस के विंड क्या करती है? इट हेल्प्स आउट। विंड भी ये कर रही होती है बिकॉज मॉलिक्यूल्स को एस्केप आउट होने के लिए एनर्जी चाहिए, उनको स्पीड अप करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी या तो उनको टेम्परेचर से मिल सकती है या फिर विंड विल ऑल्सो हेल्प आउट, बिकॉज विंड क्या करेगी? उन मॉलिक्यूल्स को मूव करने में, उनकी जो स्पीड है उनको वेरी करने में हेल्प आउट करेगी। सो दैट्स वाई जहां पर विंड स्पीड ज्यादा होगी वहां पर रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा? ग्रेटर होगा। नाउ दीज आर द फैक्टर्स जिससे रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज भी हो जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती जाएगी रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होता जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जिनसे रेट ऑफ एवापोरेशन इनवर्सली रिलेटेड होता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना लार्जर होगा रेट ऑफ एवापोरेशन उतना कम होगा। एंड लास्ट फैक्टर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट जिस भी लिक्विड का जितना लार्जर होगा, आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग द बॉन्डिंग ऑफ द सब्सटेंसेस देयर। मतलब ये है कि अगर लिक्विड के अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होती है। सो डेफिनेटली एवापोरेशन के लिए उन बॉन्डिंग को ब्रेकअप करना है, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। सो डेफिनेटली जो सब्सटेंस जितनी उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उसको एवापोरेट करने के लिए लार्जर एनर्जी चाहिए होगी। दैट्स वाई बॉन्डिंग के स्ट्रॉन्ग होने से रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स। सो दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ दीज फैक्टर्स। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ ऑपरेशन अफेक्ट करता है, मींस के कौन सा फैक्टर से इंक्रीज हो सकता है या फिर कौन सा फैक्टर से रेट ऑफ ऑपरेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन अ लिक्विड
some energetic molecules break free from the surface even when the liquid is too cold for the bubbles to form. What is the name of the process? कौन सा process है जिसमें more energetic molecules surface of the liquid को leave कर जाते हैं? So अभी हमने discuss किया that process is evaporation. Now moving to the next question. Water is poured into the 4 dishes. In 2 of the dishes, the water has the small surface area, and in 2 of the dishes has large surface area. The water in the 2 of the dishes is cool and the water in the 2 of dishes is warm. दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका सरफेस एरिया लार्जर है, ठीक है, और दो का स्मॉलर है, और जिनका लार्जर है उसमें से एक लिक्विड जो कोल्ड है, एक वार्म है. इसी तरह स्मॉलर सरफेस एरिया में भी एक लिक्विड कोल्ड है, एक वार्म है. आपने बताना है रेट ऑफ एवापोरेशन क्विकेस्ट किस में होगा, सबसे जल्दी वाटर किस में एवापोरेट करेगा. अब आप देखें दो प्रॉपर्टीज आपको गिवन है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर. ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर की, ठीक है ना, सॉरी सरफेस एरिया की. देखें सरफेस एरिया के साथ रेट ऑफ एवापोरेशन डायरेक्टली रिलेटेड. अभी हमने डिस्कस किया जिस लिक्विड का जितना ज्यादा एक्सपोज सरफेस एरिया होगा उसमें रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा होगा. सो दैट मींस के सरफेस एरिया से अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो जिसका लार्जर सरफेस एरिया है उसमें रेट ऑफ एवापोरेशन लार्जर होगा. तो इट मींस के यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया कि या तो ये ए हो सकता है या बी हो सकता है. अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की. तो अगेन टेम्परेचर के साथ भी रेट ऑफ एवापोरेशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है. जिस लिक्विड का टेम्परेचर ग्रेटर होगा, जो लिक्विड वार्म होगा, उसमें रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सब्सटेंस व्हिच इज कूल. तो दैट मींस के ओवरऑल रेट ऑफ एवापोरेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, जिसका एरिया लार्जर, जिसका टेम्परेचर लार्जर. इट मींस के सरफेस एरिया लार्जर एंड टेम्परेचर वार्म. ऑप्शन बी इज द करेक्ट one. Now next question. When a person climbs out of a warm swimming pool on a hot summer day, he feels cold. Why does this happen? पर्सन जब स्विमिंग पूल से बाहर आता है तो उसको कोल्डनेस फील होने लगती है. क्यों होने लगती है? नाउ देखें, जब हमने इफेक्ट डिस्कस किया था एवापोरेशन का, क्या इफेक्ट था? एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग. क्यों कूलिंग कॉज करती है? बिकॉज वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है. जब वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. सेम वे इफ अ पर्सन इज कमिंग आउट फ्रॉम द स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल से जब बाहर आएगा डेफिनेटली इट विल हैव वाटर कंटेंट्स. तो अब वो वाटर एवापोरेट होने के लिए क्या करेंगे, उस पर्सन की बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है ना, उन मॉलिक्यूल्स का एस्केप आउट होने के लिए, एवापोरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी. तो वो एनर्जी वो कहाँ से गेन करेंगे? फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पर्सन. तो अगर उस पर्सन की बॉडी से वो हीट को एब्जॉर्ब करें तो दैट मीन्स के बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लगेगा. जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा तो मॉलिक्यूल एवापोरेट होंगे. तो रीजन इज दैट वाटर takes heat from his body to evaporate. Now this is almost similar type of question. On a hot day, the drink in the bottle can be kept cool by standing the bottle in a bowl of the water and placing a wet cloth over it. आपने इस बॉटल को आपने कूल डाउन रखना फॉर द लॉन्गर टाइम. आपने एक तो इसमें वाटर में प्लेस कर दिया, प्लस उसके ऊपर एक वेट क्लॉथ आपने प्लेस कर दिया. अब आपने बताना है कि ये जो है ड्रिंक लॉन्गर टाइम के लिए कोल्ड क्यों रहेगी. ठीक है, सो नाउ व्हाट विल हैपन. देखिए ये जो वेट क्लॉथ है, अब डेफिनेटली इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स जब सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो व्हाट विल दे डू, दे वांट टू एवापोरेट. तो वो एवापोरेट होने के लिए क्या करेंगे, इस लॉस में से, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल में वो स्विमर की बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करके एवापोरेट कर रहे थे. सो इन दिस केस दे विल एवापोरेट, दे विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द क्लॉथ टू एवापोरेट. तो जब वो क्लॉथ से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्लॉथ की जो सराउंडिंग है या बॉटल की जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. सो डिक्रीज होने का रीजन क्या है? वाटर एवापोरेटिंग फ्रॉम द क्लॉथ कूल सेटिंग. ठीक है, जो क्लॉथ से वाटर एवापोरेट हो रहा है उसकी वजह से लिक्विड क्या होगा, कूल होगा फॉर द लॉन्गर टाइम. Now the next question is that some of the liquid in a dish evaporates as shown in the diagram. ठीक है, आपको before और after evaporation given है. Which molecules leave the liquid and which molecules in the liquid have greater average kinetic energy. आपने बताना है कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एवापोरेट करेंगे, लिक्विड सरफेस को लीव करेंगे, और कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी. मतलब ये कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिफोर एवापोरेशन ग्रेटर होगी मॉलिक्यूल्स की या फिर आफ्टर एवापोरेशन. पहले हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स दैट विल लीव द लिक्विड. सो देखें मॉलिक्यूल्स कौन से लिक्विड को लीव करते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, बिकॉज
evaporation का मतलब ही होता है the process in which more energetic molecules leave the surface of the liquid. That means के यहाँ पर क्या होगा, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सरफेस को एस्केप आउट करेंगे, तो दैट मीन्स के जो मॉलिक्यूल जिनकी हायर एनर्जी है वो मॉलिक्यूल एवापोरेट करेंगे, तो यहाँ से तो हो गया हायर एनर्जी। अब बात करते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस तरह वेरी करेगी। तो देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स की मीन्स के अगर अब बिफोर अगर हम एवापोरेशन देखें, जब मॉलिक्यूल्स एवापोरेट करना स्टार्ट करेंगे तो दिस मच इज द सरफेस एरिया, ठीक है ना, ये है पूरा सरफेस एरिया। इनके ऊपर मॉलिक्यूल एवापोरेट करेंगे, इनकी एनर्जीज ग्रेटर हो जाएंगी। तो ओवरऑल कंपेयर करें तो मॉलिक्यूल्स की और डेफिनेटली जो इनर मॉलिक्यूल्स है वो भी उनकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जीज होंगी। तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर डिपेंड करेगी मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जब ये मॉलिक्यूल एस्केप आउट हो जाएंगे तो दैट मीन्स कि अब क्या हो रहा है, एस्केप आउट होने के बाद जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है। अब एक्सपोज सरफेस एरिया के डिक्रीज होने का मतलब ये है अब जो मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स है उनकी अमाउंट भी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जितना एक्सपोज एरिया ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर उतने ज्यादा एवापोरेट करेंगे। तो अगर एक्सपोज्ड एरिया कम होता जा रहा है आफ्टर एवापोरेशन, दैट मींस के नाउ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि सरफेस के ऊपर होंगे, जो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। दैट मींस के ओवरऑल जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, प्लस सरफेस के ऊपर जो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स है वो उनका अमाउंट भी ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रही है, प्लस जो रेट ऑफ एवापोरेशन या जो एक्सपोज सरफेस है उसके डिक्रीज होने से जो मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स का जो अमाउंट है वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स कि अब क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिफोर एवापोरेशन ज्यादा होगी, जैसे जैसे एवापोरेशन अकर होती जाएगी मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, नॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सपोज्ड मॉलिक्यूल्स, सरफेस के मॉलिक्यूल्स की तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ही होगी, लेकिन एवरेज मतलब ओवरऑल जो एनर्जी होगी वो पहले से डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the liquid in a puddle evaporates and this causes the temperature to change. How does the temperature of the liquid changes and why? अब देखें ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि जब लिक्विड से पडल से लिक्विड एवापोरेट कर रहा है तो एवापोरेट करने से क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। आपने बताना है टेम्परेचर क्या किस तरह चेंज हो रहा है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और उसका रीजन बताना है। अब आप देखें एवरेज काइनेटिक एनर्जी अभी हमने डिस्कस किया कि जब ऑब्जेक्ट एवापोरेट करने लगता है तो जितने मॉलिक्यूल एवापोरेट करते जाएंगे उसके बाद जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी रिलेट करती है टेम्परेचर को, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चंस में कि काइनेटिक एनर्जी रिलेट करती है टेम्परेचर को। तो अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है दैट इज एन एविडेंस कि उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना बेटा। जिस तरह टेम्परेचर के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो अब यहाँ पर अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है सो दैट इज एन एविडेंस कि जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे इस पडल में आफ्टर ऑपरेशन उनका जो टेम्परेचर होगा वो पहले से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट मीन्स के टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, student investigating the evaporation of water, the student can change क्या क्या वो रेट ऑफ एवापोरेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स को चेंज कर रहा है, डेप्थ ऑफ द लिक्विड को चेंज करता है, सरफेस ऑफ द वाटर को चेंज करता है, टेम्परेचर ऑफ द वाटर को चेंज करता है। अब आपने ये बताना है आउट ऑफ हाउ मेनी ऑफ दीज चेंजेस इफ एनी वुड ऑल्टर द रेट ऑफ एवापोरेशन, मतलब सिंपल ये बताना है कि इन तीनों में से कितने फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ एवापोरेशन को चेंज कर सकते हैं, जिन पे रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड करता है। सो देखिए अभी हमने जो फैक्टर्स डिस्कस किए थे उसमें अब देखिए यहाँ पर हमें कौन कौन से फैक्टर्स गिवन है, डेप्थ, सरफेस एरिया, टेम्परेचर। अब अगर आप इन फैक्टर्स को कंपेयर करें, टेम्परेचर इज देयर, टेम्परेचर रेट ऑफ एवापोरेशन को चेंज कर सकता है, सरफेस एरिया भी चेंज कर सकता है, लेकिन कहीं पर भी डेप्थ मेंशन नहीं है। दैट मीन्स के लिक्विड का जो रेट ऑफ एवापोरेशन होता है वो डेप्थ ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। तो आउट ऑफ दीज थ्री गिवन पैरामीटर्स या दीज गिवन फैक्टर्स देयर आर ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन से, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ये दो वो फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ एवापोरेशन को अल्टर कर सकते हैं जबकि डेप्थ नहीं करेगी। सो अब आपने सिर्फ नंबर बताना है कितने फैक्टर्स हैं। सो नाउ कितने फैक्टर्स हो गए, दे आर 2। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी से ही रिलेटेड है।
which factors increase the rate of evaporation? कौन कौन से कर सकते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करने से यस रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज हो सकता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से भी रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन डेप्थ के इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से रेट ऑफ एवापोरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मींस के डेप्थ के ऊपर रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड नहीं करती। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? फॉर टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया यस, एंड फॉर द डेप्थ दैट इज नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what conditions of the temperature and surface area would produce the most rapid rate of evaporation? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट रैपिड रेट ऑफ एवापोरेशन के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, सरफेस एरिया लार्जर, बिकॉज दोनों फैक्टर्स के साथ रेट ऑफ एवापोरेशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which will not affect the rate of evaporation from the surface of liquid? कौन सा फैक्टर है जो कि रेट ऑफ एवापोरेशन पर डिपेंड नहीं करेगा? सो अब आप देखें ऑप्शन ए में गिवन है डेप्थ ऑफ द लिक्विड, अभी हमने डिस्कस किया डेप्थ ऑफ लिक्विड पर ये डिपेंड नहीं करता, तो ये तो हो गया। सी और डी ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सरफेस एरिया और टेम्परेचर इन दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमने आंसर तो फाइंड कर लिया, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो ऑप्शन बी है ये, बिकॉज दिस इज न्यू, ये हमने पहले फैक्टर डिस्कस नहीं किया। अब हम देखते हैं कि क्या इस फैक्टर्स की वजह से जो ड्रॉट ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड होती है, क्या ये रेट ऑफ एवापोरेशन को अफेक्ट करती है या नहीं करती। ड्रॉट का मतलब होता है ये जो लिक्विड के ऊपर एक झाग सी बन जाती है, दिस इज कॉल्ड अ ड्रॉट। सो देखिए ये जो ड्रॉट लिक्विड के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है, सो दिस इज मेकिंग अ लेयर टू प्रिवेंट द एवापोरेशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, बिकॉज एवापोरेशन अकर होने के लिए मॉलिक्यूल्स का सरफेस के ऊपर होना जरूरी है। तो ये जो एक ड्रॉट क्रिएट हो रही है, तो ये क्या करती है, एक लेयर प्रोड्यूस हो जाती है जो कि रेट ऑफ एवापोरेशन में यू कैन से दैट इसको डिफिकल्टी कॉज कर रही है। सो दैट मीन्स कि इसकी वजह से भी रेट ऑफ एवापोरेशन अफेक्ट हो सकता है। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स जिनसे रेट ऑफ एवापोरेशन अफेक्ट होगा, और कौन सा फैक्टर नहीं होगा? दैट इज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिक्विड एवापोरेट्स रैपिडली, why does it causes cooling? अब आपने ये बताना है कि जो लिक्विड एवापोरेशन का कूलिंग वाला इफेक्ट होता है क्यों होता है। सो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्यों होता है, बिकॉज सम ऑफ द मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड, जिसकी वजह से, और उनको लीव करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी चाहिए होती है, वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो कूलिंग कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the diagram shows a cross section through a rainwater puddle formed a shallow depression in the road surface. Over the period of time, the air temperature, wind and the wind speed and wind direction all remains constant. What happens to the rate of evaporation of the water puddle? आपने बताना है रेट ऑफ इवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट होगा, लेकिन जो फैक्टर्स आपको गिवन है, आउट ऑफ दोज फैक्टर्स एयर, टेम्परेचर और विंड स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रहे। सो अब आप देखिए रेट ऑफ एवापोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स से अफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर जो फैक्टर्स गिवन है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट ऑफ एवापोरेशन अफेक्ट होता है, एक्सपोज्ड एरिया से और विंड स्पीड से। सो आउट ऑफ दीज टू फैक्टर्स यहाँ पर ये मेंशन है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा, विंड स्पीड भी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है ये दो फैक्टर्स तो कांस्टेंट है, इनके ऊपर जिनके ऊपर रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड करता है, उनमें से ये दो फैक्टर्स तो कांस्टेंट होते हैं। दैट मीन्स कि अब अगर रेट ऑफ एवापोरेशन वेरी कर सकता है, अगर करेगा तो सिर्फ इस वजह से करेगा कि अगर उसका जो एक्सपोज्ड एरिया है वो चेंज हो। अब हम देखते हैं कि एक्सपोज्ड एरिया पर क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए अगर आप पटल का शेप देखें कुछ इस तरह है, अगर सरफेस के ऊपर लार्जर एरिया है, तो जब ये मॉलिक्यूल एस्केप आउट हो जाएंगे, जब ये वाटर लेवल नीचे आ जाएगा, दे विल हैव द लेस एक्सपोज सरफेस एरिया। मींस के जैसे जैसे वाटर एवापोरेट करता रहेगा, अब उसका जो एक्सपोज सरफेस एरिया है वो कम हो रहा है। तो एक्सपोज सरफेस एरिया के कम होने से रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज रेट ऑफ एवापोरेशन एक्सपोज एरिया के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर एक्सपोज एरिया डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स के रेट ऑफ एवापोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो रीजन क्या होगा, इट डिक्रीजेस because surface area is decreasing. So option A is the correct one. So this is all about these questions. So if you have any further query related to any topic, so you can contact me. Allah Hafiz, have a nice day. Inshallah, see you soon with some other video lecture.